एक ऐसा नेटवर्क जो भारत में हिंदुओं का ब्रेन वॉश करता है, जबरिया धर्मांतरण के बदले एक शानदार लग्जरी ज़िंदगी के ख्वाब दिखाता है। नौकरी के नाम पर एक ऐसा धार्मिक गोरख धंधा जिसने पूरे भारत में तबाही मचा रखी है। ऐसे सैकड़ों इल्ज़ामात आज भारत के मुसलमानों पर लगाए जाते हैं। पुलिस और इंतज़ामिया ईमानदारी से जांच करने के बजाय मुसलमानों को जेल भेज रही है। पहले छांगुर बाबा, फिर अल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद मदनी और अब बर्डपुर ब्लॉक खुशराजपुर से खबर है कि हुदा गर्ल्स कॉलेज में भी इस तरह का एक स्कैंडल चलाया जा रहा है। इन दावों में कितनी सच्चाई है, आज हम इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मज़ीद दूसरी खबरों और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए हमारी वेबसाइट newsg24.in पर विज़िट कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अवैध धर्मांतरण एक टूल किट की तरह है। सियासत के साथ साथ मीडिया के लिए भी यह एक टीआरपी बटोरने का अच्छा माध्यम है, जबकि सस्ती शोहरत के लिए अवैध धर्मांतरण एक ट्रेंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यही टूल किट फिरौती और ब्लैकमेलिंग का सबसे कारगर हथियार बन गया है। मौलाना शब्बीर अहमद मदनी के मामले में भी अवैध धर्मांतरण को इसी टूल किट की तरह आजमाया गया। जेल जाने से पहले मौलाना शब्बीर ने मीडिया से जो बातें कहीं, अगर उसका गहराई से तज्ज़िया किया जाए तो कहीं से भी ये मामला धर्मांतरण से संबंधित नहीं, बल्कि ये पूरा मामला ब्लैकमेलिंग और फिरौती का लगता है। सबसे पहले आप अखंड प्रताप सिंह का ये एप्लीकेशन देख लीजिए, जिसमें उसने दावा किया है कि साल 2020 और साल 2021 में किसी ने बताया कि अल फारूक इंटर कॉलेज में बाबू का पद खाली है। अखंड प्रताप ने वैकेंसी की खबर देने वाले का नाम और पता नहीं बताया। अखंड प्रताप वैकेंसी की खबर देने वाले का नाम क्यों छुपा रहा है? नाम छुपा रहा है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसने वैकेंसी की खबर दी हो? इस सिलसिले में अभी तक पुलिस और इंतज़ामिया ने भी कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि इतने सेंसिटिव मामले में इसकी जांच मौलाना शब्बीर की गिरफ्तारी से पहले ही होनी चाहिए थी। अखंड प्रताप सिंह आगे लिखता है कि 15,000 रुपये पर मंथ की सैलरी में उसकी बात तय हो गई। अखंड प्रताप के मुताबिक उसने एक हफ्ते तक अल फारूक इंटर कॉलेज में 10 से 4 तक ड्यूटी भी की। हालांकि इस बात से अल फारूक इंटर कॉलेज के स्टाफ ने इनकार किया है। गिरफ्तारी से पहले खुद मौलाना शब्बीर ने भी इस बात का खंडन किया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। सर, कभी तो नौकरी के लिए हमारे पास आए ही नहीं और ना नौकरी का उनका कोई मसला है, ना एक सेकंड के लिए कभी उन्होंने हमारे यहाँ नौकरी की है। हाँ, अलबत्ता यह है कि आज से कोई 3 साल पहले एक मरतबा अपने आप को गरीब बन करके 2 लोग लेकर के आए थे। वकील अब्दुल सलाम साहब इटवा के रहने वाले और एक अब्दुल मोहित साहब सिमरा के रहने वाले, ये दोनों आए थे और ये कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे वालिद ने हमको घर से निकाल दिया, हमारी कुछ मदद कर दीजिए। हमने कहा भाई हमारे पास स्कूल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, हम नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल आप आए हो तो हम अपने जेब से आपकी कुछ मदद करते हैं। तो हमने तकरीबन 2,000 रुपया उनको दे दिया। ये बात हुई और चली गई। उसके 2-3 महीना बाद फिर वो दोबारा मेरे पास आए और चाहते थे मुझे कुछ पैसा मिल जाए। हमने कहा भैया मैं आपको कुछ पैसा नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि हमारी पोजीशन नहीं है। मैंने माजरत कर दिया। अखंड प्रताप सिंह ने अपनी तहरीर में बताया कि जिस दिन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया उस दिन अल फारूक इंटर कॉलेज के ऑफिस में 4 या 5 आदमी और भी बैठे हुए थे। पढ़ा लिखा बेरोजगार आदमी अखंड प्रताप यहाँ भी तय नहीं कर पा रहा है कि ऑफिस में बैठे लोगों की संख्या 4 थी या 5। अच्छा, इन 4 या 5 लोगों में से अखंड प्रताप सिर्फ मौलाना शब्बीर का नाम बता रहा है, जबकि बाकी लोगों के नाम यहाँ भी गायब हैं। इसके अलावा अखंड प्रताप का इल्ज़ाम है कि उसकी बात विदेश में बैठे किसी मौलाना से कराई गई। विदेश में बैठे मौलाना ने गुजरात के वडोदरा आने की बात कही। व्हाट्सएप कॉल पर बात करने वाला मौलाना है, ये बात अखंड प्रताप सिंह को कैसे मालूम हुई? और विदेश में बैठा मौलाना गुजरात के वडोदरा में क्यों बुलाएगा? चूँकि अखंड प्रताप सिंह ने अपने साथ हुई इस घटना में किसी दिन और तारीख़ को मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम भी दिन और तारीख़ पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। अलबत्ता मुमकिन है कि ये घटना साल 2020 और 21 के दरमियान की हो, लेकिन इस दरमियान 11 दिसंबर 2019 से CAA मुखालिफ आंदोलन हो रहे थे,
जिसके चलते पूरे देश में दफ़ा 144 नाफिज था। पूरे साल किसी भी पब्लिक इवेंट की कोई गुंजाइश ना के बराबर रही। इसके बाद कोविड-19 के चलते पूरे देश में लॉकडाउन था। लिहाजा साल 2021 में भी किसी ऐसे धार्मिक आयोजन की बात हजम नहीं होती जिसमें अखंड प्रताप सिंह को बुलाया गया हो। अखंड प्रताप सिंह पहले लिखता है कि वो किसी तरह वहां ऑफिस से निकलने में कामयाब हुआ। उसके बाद मौलाना शब्बीर ने सादे स्टाम्प पर अखंड प्रताप सिंह से दस्तखत करवा लिए। अब भाग निकलने के बाद मौलाना शब्बीर ने दस्तखत कैसे करा लिया, ये बात समझ से बाहर है। अखंड प्रताप ने तहरीर में बताया कि मौलाना शब्बीर उसके बाद भी उस पर दबाव बनाते रहे, जिसके चलते वो मानसिक दबाव में आ गया और खामोशी में ही भलाई समझी। अब अखंड प्रताप सिंह पर मौलाना शब्बीर का कितना बड़ा दबाव रहा होगा, इसका अंदाज़ा आप इस आरटीआई से लगा सकते हैं। बकौल मौलाना शब्बीर अहमद, जब उन्होंने अखंड प्रताप सिंह को पैसे नहीं दिए तो 9 अप्रैल 2024 को अल फारूक इंटर कॉलेज के खिलाफ पहली आरटीआई लगाई और 10 मई 2024 को दूसरी आरटीआई फाइल की, जिसका जवाब अल फारूक इंतज़ामिया ने अखंड प्रताप सिंह को दे दिया। अब डरा हुआ इंसान पहले थाने जाएगा या फिर आरटीआई फाइल करेगा, इसका फैसला मैं आप व्यूअर्स पर छोड़ देता हूं। अखंड प्रताप सिंह ने एफआईआर दर्ज कराने के बजाय पहले आरटीआई फाइल की और उसके बाद भी जब मकसद हल नहीं हुआ तो एफआईआर दर्ज कराई। अवैध धर्मांतरण के नाम पर जो हल्फनामा मीडिया में शेयर किया जा रहा है वो अखंड प्रताप की जानिब से वायरल कराया जा रहा है। जब सादे स्टाम्प पर दस्तखत मौलाना शब्बीर ने कराया तो हल्फनामा अखंड प्रताप के पास कैसे पहुंचा। कहा यह भी जा रहा है कि अखंड प्रताप जो हल्फनामा दिखा रहा है वो फर्जी है। हालांकि पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं की है। अखंड प्रताप के मुताबिक उसने 1 हफ्ता तक अल फारूक में ड्यूटी भी की है, लेकिन कॉलेज के स्टाफ ने इस दावे का खंडन किया है। स्टाफ रजिस्टर में भी उसके दस्तखत मौजूद नहीं हैं। खुद मौलाना शब्बीर अहमद ने भी अखंड प्रताप के दावों का खंडन किया है। इस दरमियान मौलाना शब्बीर अहमद के बयान से कई दूसरे अहम सवाल भी खड़े होते हैं। मौलाना शब्बीर के मुताबिक पहली बार अखंड प्रताप माली मदद मांगने उनके पास आया, जिस पर उन्होंने 2000 रुपये की मदद भी की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अखंड प्रताप सिंह दोबारा आया और फिर से पैसों का मुतालबा करने लगा। इस बार मौलाना शब्बीर अहमद ने अखंड प्रताप की कोई माली मदद नहीं की, लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ खुद मौलाना शब्बीर अहमद की ज़बानी सुन लीजिए। उसके 2-3 महीना बाद फिर वो दोबारा मेरे पास आए और चाहते थे मुझे कुछ पैसा मिल जाए। हमने कहा भैया मैं आपको कुछ पैसा नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि हमारी पोजीशन नहीं है। मैंने माजरत कर दिया, लेकिन जब मैंने माजरत कर दिया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उसके बाद से वो दिन ब दिन षड्यंत्र रचने लगे। कभी कभी इधर उधर से दूसरे लोगों से धमकी दिलाना, कभी किसी पत्रकार बन करके उसकी तरफ से करना, कभी कभी कोई चीज डाल करके कि मतलब ये है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अच्छा, वो कौन लोग थे मौलाना जो आपको फोन लगाते थे और पैसे की डिमांड करते थे? सर उनका नाम तो मुझे याद नहीं है और मैंने महफूज भी नहीं किया, लेकिन आए दिन कई मरतबा 3-4 मरतबा इस तरह से फोन करके कि आप उनके साथ समझौता कर लो, उनके साथ उनका क्या मामला है दुरुस्त कर लो और नहीं तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस तरह की बातें करते रहे। क्या बताते थे? अपना नाम बोलो। नाम तो याद नहीं है सर, नाम नहीं बताते थे। हाँ। नाम नहीं बताते थे अपना। आपने बताया कि कुछ पत्रकार लोग भी जो है हाँ, कुछ पत्रकार लोगों ने भी फोन किया, लेकिन अब उस वक्त अपना पत्रकार बन करके कि मैं फला हूँ और मैंने उसको ज्यादा केयर भी नहीं किया और मोबाइल मुझे ज्यादा सेफ ऑफ करने की आदत भी नहीं और न जानता हूँ, इस बुनियाद पर मैंने उनको सेव भी नहीं किया। पत्रकार बनकर फोन करने वाले लोग कौन हैं और अखंड प्रताप के साथ उनका क्या रिश्ता है? साथ ही फोन करने वाले किस बात पर समझौता कराने की बात कर रहे थे? क्या ऐसी कोई सीक्रेट डील थी जिस पर उन पत्रकारों का भी कोई हक बनता था या उससे कोई लिंक था? आखिर इस समझौते से उन पत्रकारों का क्या फ़ायदा था? वो पत्रकार थे भी या यूं ही फर्जी पत्रकार बनकर ब्लैकमेलिंग या फिर फिरौती की कोशिश की जा रही थी? पत्रकारों ने अपना नाम या अपने अखबार का नाम क्यों छुपाया? ये सब क्लियर हो सकता है अगर मौलाना शब्बीर अहमद के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाल ली जाए। स्पेशली ऐसे पत्रकारों को बेनकाब करना इंतहाई ज़रूरी है जो पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेलिंग का रैकेट चलाते हैं। इस दरमियान गोदी मीडिया और नफरती एजेंडा साजों ने मौलाना शब्बीर अहमद मदनी से जुड़ी प्रॉपर्टी को बुलडोज किए जाने की मांग की है,
जाहिर सी बात है कि इस ज़िम्न में अल फारूक इंटर कॉलेज उनका सबसे बड़ा निशाना हो सकता है। अल फारूक को निशाना बनाने की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि अल फारूक इलाके में सबसे बड़ा मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जहां हज़ारों की तादाद में मुस्लिम बच्चे दीनी और असरी तालीम हासिल करते हैं। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दुनिया तक सच को पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।